हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, साथ के बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रचेगा। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत इतिहास बनाने की कगार पर खड़ा है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश करेगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था और पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा विकसित और उत्पादित कोवैक्सीन के साथ टीकाकरण का सफर शुरू हुआ। जैसे टीके का उत्पादन बढ़ता गया, टीकाकरण के सफर में विभिन्न समूह जुड़ते चले गए। तो आज टीकाकरण में भारत इतिहास रचने जा रहा है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत इतिहास बनाने के कगार पर खड़ा है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करेगा। बढ़ते आगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले प्रियंका को राजधानी लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उन्हें आगरा जाने से रोक दिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें आगरा जाने की इजाजत दे दी। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू, आचार्य प्रमोद कृष्णम और एलएमसी दीपक सिंह को भी आगरा जाने की अनुमति मिल गई थी। आगरा के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले प्रियंका को राजधानी लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उन्हें आगरा जाने से रोक दिया गया था। हालांकि कुछ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें आगरा जाने की अनुमति दी। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आचार्य प्रमोद कृष्णम और एमएलसी दीपक सिंह को भी आगरा जाने की अनुमति मिल गई थी। आगरा के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस तक तो वो ठीक थे, लेकिन 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती। इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप रहे। सरकार चुप क्यों है? आपको मालूम है क्या कहा मुझे? कि हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के 55 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्हें नैनीताल के एक होटल में शिफ्ट किया गया है। भिलाई में सभी के परिजनों ने राहत की सांस लिया। साथ ही उत्तराखंड सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल को धन्यवाद दिया है। सभी ने अपने परिजनों को फोन कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी, साथ ही वीडियो बनाकर भी भेजा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम अपने निवास कार्यालय से उत्तराखंड में फंसे भिलाई के लोगों से फोन के जरिए बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि आप में किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सकुशल वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और दुर्ग कलेक्टर
नैनीताल प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान यात्रियों ने बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी के ठहरने और भोजन आदि का प्रबंध प्रशासन ने किया है। इससे पहले भिलाई के सभी नागरिकों की सकुशल वापसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वे उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क कर समुचित प्रबंध करें। जिसके बाद नैनीताल कलेक्टर धीरज गारबियाल ने दुर्ग सांसद विजय बघेल और कलेक्टर को फोन कर सभी को सुरक्षित निकाल लिए जाने की जानकारी दी थी। बता दें कि भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए करीब 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए थे। इनमें 44 महिलाएं, 6 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग एरोबिक्स टीचर रूही मिश्रा के साथ उत्तराखंड टूर पर गए थे। नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच कैंची धाम के पास भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उनकी बस फंस गई थी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरुषि चौबे है। आरुषि जी कैसे फंस गई थी वहाँ? सर एक्चुअली हम लोग की टीम है सर। हम लोग घूमने आए हुए थे नैनीताल साइड। इस बारे में पता नहीं था। कितने लोग थे आप लोग आपके ग्रुप में? 52 to 55 लोग थे। हाँ। लेडीज मैक्सिमम थी, 5 जेंट्स थे और कुछ बच्चे भी हैं 2 साल के 8 साल के ऐसे। हाँ। सर हमको रेस्क्यू कर लिया गया है सर। हाँ। और अभी हम सेफ प्लेस में हैं। हम पहले जिस होटल में थे हमको उसी होटल में लाया गया है, बहुत ही सेफली सर। चलो बहुत काफी जल्दी हम रेस्क्यू हो गए उस चीज के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू करते हैं सर। और हमारे अधिकारी लोग निश्चित रूप से दिन रात लगे रहे, जिला प्रशासन के लोग सारे अधिकारी लगे रहे और बहुत मेहनत करी है सर, बहुत मेहनत करी है जी। बहुत बधाई। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग सुरक्षित हुए, परिवार के लोगों की चिंता दूर हुई। सर चाह रहे हैं कि यहाँ से जल्द निकल जाए। नैनीताल से जब कसौली गए उसके बाद ही मौसम खराब हुआ, फिर वापसी आते आते इन लोग कैंची धाम के पास फंस गए और खुद अपने गाड़ी से किराया करके जो भी है अपने इन लोग अपने नैनीताल पहुँचे। अच्छा, अभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं, खाने पीने की व्यवस्था तो उन लोग खा लिए अपने से होटल में करके। सांसद विजय बघेल साहब के पास गई, वहाँ बात हुई और हमारी एक मैडम रहती हैं हल्द्वानी में, उनसे बात हुई तो थोड़ा सा मेरे को तसल्ली हुई। वो लोग वहाँ से कैसे भी निकल के और नैनीताल तक आए हैं। अभी वहाँ होटल में रुके हैं। 15 लोग आए हैं, 15 लोग पीछे आ रहे हैं और कुछ लोग और पीछे से आ रहे हैं। माननीय अजय भट्ट जी जो वहाँ के सांसद, स्थानीय सांसद, उनसे मेरी बात हुई। एसडीएम को लगाया, लाइन में थे, मेरी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था सर। और एक छोटा सा गांव है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। एक कहीं भवन है वहाँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 10 बजे से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस लेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में होने वाले इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासन, राजस्व प्रशासन से संबंधित शिकायतों का निराकरण करेंगे। साथ ही अफसरों से बात कर गिरदावरी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी की तैयारी पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य शासन के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कमिश्नर और कलेक्टर मौजूद रहेंगे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन, गोधन न्याय योजना, गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल हब की स्थापना, चारागाह विकास, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चले तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ आज खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर के रुख करते हैं, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो खबरों में क्या कुछ खास आज यहाँ रहने वाला है? जी बिल्कुल, खबरों की बात करें छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़ी खबर जो आज है 21 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1959 में भारतीय सेना ने चीनी सेना के खिलाफ अगाध शौर्य का प्रदर्शन किया था और एक गाथा लिखी थी। उसी की याद में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो अभी सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृह मंत्री
तीनों माना की 4थी बटालियन में जाएंगे और वहां पे एक पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पे सेना के जवानों से मिलेंगे, पुलिस के जवानों से मिलेंगे और इसमें इस साल जो शहादत देने वाले 32 परिवार है सेना के छत्तीसगढ़ से, उनके परिजन भी उपस्थित रहेंगे, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल का है। इसके बाद 10 बजे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी कलेक्टर और संभाग आयुक्तों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो नरवा घरवा गुराबारी की बात करे या फिर राजीव गांधी न्याय योजना की बात करे, गिरदावरी की बात करे, धान खरीदी की बात करे, इन तमाम बातों की समीक्षा होनी है। एक जो बड़ा मसला आ सकता है इस मीटिंग में वो राजस्व से जुड़ी परेशानियों को लेकर के आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन गिरदावरी की रिपोर्ट दर्ज की जानी है कि किन किसानों ने कितनी एकड़ जमीन पर खेती की है इस बार धान की, लेकिन उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट करने का जो सिस्टम है भैया वो पिछले 1.5 महीने से ठप पड़ा हुआ है और उसमें मुश्किलें आ रही हैं। तो अगर ये लंबा खिंचता है तो निश्चित रूप से धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है और ये इस मीटिंग में भी मुद्दा उठ सकता है। इसके अलावा जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात है, तो किन किसानों को कितने पैसे मिले, आगे क्या स्थिति रहेगी, उन पे भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उस पर चर्चा होंगी। और एक जो बड़ी खबर रहेगी आज राजधानी के हिसाब से वो ये है कि राज्य सरकार ने मंत्री से मिलिए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के सरकार के मंत्री के सामने अपनी बात रख सकता है। पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज राजीव भवन में जो मंत्री है सरकार में कवासी लखमा वो मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से वो बैठे रहेंगे। जिनको भी कोई शिकायत है, किसी बात को सरकार के सामने रखना है, वो यहाँ पे आकर के रख सकते हैं। तो ये 3 बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसपे आज प्रदेश भर की मीडिया की नजर रहेंगी और कई सारी अपडेट राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक हो वो इन बैठकों से निकल के आ सकती है। चलिए, निश्चित रूप से राजेश, हर एक अपडेट हम लगातार इन खबरों से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते विवेक के पास चलते। विवेक, आज मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ आज खबरों में क्या कुछ खास आज दिन भर देखने को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रैगांव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ भी अपने चुनाव प्रचार क्षेत्र में रवाना होंगे और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज एक बड़ी बैठक पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट आते ही किसी भी वक्त पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और इसलिए आज चुनावी तैयारियों को लेकर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बसंत प्रताप सिंह चर्चा करेंगे। चुनाव संबंधी तैयारियों पर फीडबैक लेंगे कलेक्टरों से और जो भी सुझाव होंगे उन पर भी राज्य निर्वाचन आयोग आने वाले समय में तैयारियों में उन सुझावों को जोड़ेगा। इसके साथ ही आज जनसंघ के स्थापना दिवस का दिवस है और ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम करने जा रही है। जनसंघ की स्थापना दिवस पर आज उपचुनाव क्षेत्रों में खासकर बीजेपी का फोकस है और इसलिए दीपक से कमल थीम, जनसंघ जब बना था तब दीपक चुनाव चिन्ह था और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, तो दीपक से कमल तक आने की जो यात्रा है, विचार यात्रा बीजेपी की, उसको लेकर रंगोलियां बनाई जाएगी हर मंडल पर और खासकर उपचुनाव क्षेत्रों में ये रंगोलियां बनाई जाएगी और पार्टी की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, उनका सम्मान किया जाएगा। तो आज बीजेपी जनसंघ का स्थापना दिवस मनाएगी। प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां सबसे तेज है क्योंकि प्रदेश में 4 उपचुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर चुनावी सभाओं से लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जो है मुकाबला चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सरगर्मियां हैं। चलिए विवेक, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। पुलिस स्मृति दिवस परेड का आज आयोजन किया जाएगा। रायपुर के माना स्थित 4थी वाहिनी में सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। कार्यक्रम में इस साल राज्य में शहीद 32 जवानों के परिवारजन भी शामिल होंगे। बता दें कि आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख में चीनी आक्रमणकारियों का शौर्यपूर्वक मुकाबला करते हुए शहादत का इतिहास रचा था। इनके स्मृति में पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते आगे। रायपुर से खबर जहां राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज मंत्री कवासी लखमा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। समस्याओं का निराकरण आज मंत्री कवासी लखमा करेंगे।
तो मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज लोगों के साथ मुलाकात करेंगे मंत्री कवासी लखमा। आम लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। चलिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा में चुनावी सभाएं करेंगे। पंधाना विधानसभा के सिंगोट में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के 6 गांव सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 पर बड़वा विधानसभा के सनावद में सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम 6:20 पर भोपाल के लिए प्रस्थान सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चुनावी सभाएं आज सीएम करेंगे। पंधाना विधानसभा के सिंगोट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के 6 गांव सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 पर बड़वा विधानसभा के सनावद में सभा करेंगे। शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:20 पर भोपाल के लिए प्रस्थान सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए और उन्होंने शहर के सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन भी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ भजनों का आनंद लिया बल्कि खुद भी भजन गाए। वहीं शरद पूर्णिमा महोत्सव में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री से मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन समेत पर्यटन संबंधी मांग रखी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दरवाजे आया हूँ, सभी मन्नतें और आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। इस दौरान 5 दिन तक अखंड रास चलेगा। सभी वरिष्ठ सदस्यों से सुंदर साथ से आग्रह अपना स्थान ले लें, अव्यवस्था न लगे, अफरा तफरी न लगे। मीडिया के मेरे दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज कई सभाएं करने वाले। जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। सतना के शिवराजपुर में वीडी शर्मा प्रचार करेंगे। रौन, सीपुर, चोरवरी, करसरा, सोहावल, भूकमहार में भी सभाएं आज करेंगे। शाम 6 बजे भैंसवार में जनसंपर्क करेंगे और इसके साथ ही नुक्कड़ सभा भी यहां पर करेंगे। चलिए, खबर भोपाल से जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त कलेक्टर से चर्चा करेंगे। राज्य पंचायत और आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में ये चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उपचुनाव वाले जिले के कलेक्टर इसमें शामिल नहीं होंगे। आयोग के सचिव BS जामोद कल बैठक लेंगे। सचिव जिलों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। नवंबर के अंतिम सप्ताह में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यता पद का आरक्षण कर सूचित करने के लिए कहा है और ये प्रक्रिया पूरी होती ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होती ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग अपने स्तर पर शुरुआती तैयारी पूरी कर चुका है। एक दौर की बैठक हो चुकी है, अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। खंडवा जिले के मुंदी में 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। बच्चे की लाश बोरी में मिली है। मृतक अपने जन्मदिन से ही लापता हो गया था। परिजन ने उसकी काफी तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। रात होते होते घर से थोड़ी ही दूर एक सूने मकान में बोरी में बंद लाश मिल गई। बच्चे के गले पर चोट के निशान पाए गए। जन्मदिन के दिन हुई इस वारदात से पूरे गांव में मातम है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। नरसिंहपुर के गाडरवारा ढिरसरा रेत खदान पर रेत भरने जा रहा डंपर कल देर रात हादसे का शिकार हो गया। डंपर हाई टेंशन तार से टकरा गया और देखते ही देखते उसमें विस्फोट के साथ आग लग गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर आग से बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरह डंपर से बाहर निकाला और गाडरवारा सिविल अस्पताल ले गए, जहां से क्लीनर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये हादसा आड़ेगांव और ढिकसरा के बीच हुआ। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
अरे आ रही फायर ब्रिगेड बुलवा दी। जे ड्राइवर इस गाड़ी चल चुका है इसकी। रीवा के मऊगंज में जांच में लापरवाही टीआई समेत जांच अधिकारी को महंगी पड़ गई। आईजी के निर्देश पर तथ्यों को नजरअंदाज कर कार्रवाई न करने के इस मामले की जांच सिंगरौली एसपी ने की, जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीजी ने टीआई और एसआई को सेवा से पृथक कर दिया। मामला 4 साल पहले का है। किशोरी की हत्या के बाद भी जांच अधिकारी एसआई दान सिंह परस्ते ने हत्या का केस दर्ज नहीं किया था, जबकि पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर शव को जलाने की पुष्टि हो गई थी, लेकिन इस तथ्य को जांच में नजरअंदाज कर हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। पिछले साल पेंडिंग मामलों को नस्तीबद्ध करते समय इस फाइल पर तत्कालीन थाना प्रभारी कन्हैया बघेल की नजर पड़ी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया तो ये बड़ी चूक सामने आ गई। इसके बाद एसपी के निर्देश पर हत्या और साक्ष्य मिटाने की कोशिश का केस दर्ज किया गया। तत्कालीन आईजी चंचल शेखर ने मऊगंज थाना प्रभारी हरीश दुबे और एसपी ने एएसआई दान सिंह परस्ते को सस्पेंड कर दिया था। आईजी के निर्देश पर सिंगरौली एसपी ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने निरीक्षक हरीश दुबे और एएसआई दान सिंह परस्ते को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की। निरीक्षक हरीश दुबे वर्तमान में सतना जिले में पदस्थ है। 3 साल बाद भले ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया हो, लेकिन यह मामला आज भी पेंडिंग है। किशोरी की बेरहमी से हत्या किसने की थी, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्रों में कोयले की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 3 प्लांट में कोयले का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा था, लेकिन अब यह बढ़कर 6 दिन का हो गया। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल कंपनी, रेल विभाग और बिजली जनरेशन कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक करके तत्काल कोयले की कमी को दूर करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट को अतिरिक्त कोयले की सप्लाई शुरू की गई। बिजली जनरेशन कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कोयले की उपलब्धता पहले से बेहतर हुई, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि अगर बारिश होती है या फिर त्योहार के दौरान अचानक मांग बढ़ती है तो फिर बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। सीसीएल के उच्च अधिकारी, रेलवे के अधिकारी भी शामिल थे। उसके पश्चात से जो है कोल की स्थिति बहुत सुधरी है। जो हम 3 दिन या 4 दिन के उसमें एकदम क्रिटिकल में आ गए थे और कोयले की क्वालिटी भी ख़राब थी। अभी जो है हमारा जो कोरबा बेस्ट प्लांट सबसे बड़ा है, वहाँ 4 दिन का फुल लोड के हिसाब से कोयला है। डीएसपीएम प्लांट जो है हमारा 500 मेगावाट का, उसमें 5 दिन के हिसाब से कोयला है। ग्वालियर चंबल अंचल में पहले बाढ़ और अब बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया। खेतों में खड़ी धान और कटा हुआ बाजरे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सरसों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि सरसों की वर्तमान में बुवाई चल रही है और बारिश की वजह से किसानों का बीज खराब हो गया। वहीं डबरा, भीतरवार, दतिया सहित पूरे अंचल में करीब 2 लाख हेक्टेयर खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से यह फसल खेतों में ही पसर गई। ग्वालियर चंबल के कुछ जिलों में किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन की टीमें रवाना कर दी गई है। सरकार से यही अपेक्षा है सर कि थोड़ा हमको उसका मुआवजा मिल जाए। कर्ज लेकर धान लगाई थी, अब उसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, बहुत परेशानी में है। मुझे लगता है कि किसान की जो बदहालियत है वो और बद से बदतर होती जा रही है, और ये जो किसान विरोधी सरकार है मध्य प्रदेश की, वो बिल्कुल निरंकुश रूप से कहीं ना कहीं किसानों का दमन कर रही है। और आप देखेंगे ऐसी परिस्थिति रही तो किसान जो है वो बहुत जल्दी ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का पलायन करेगा मजदूरी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इसका सर्वे करवा करके मुआवजा दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और शिवराज सिंह जी की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।